हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके केमिस्ट्री 149 के PYQs की बात करेंगे, जो आपका रिसेंटली अभी पेपर हुआ है जून 24। तो मैं मैक्सिमम कवर करूँगी कि सारे के सारे कोड हैं आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के, सारे जून 24 के PYQs जो है आपके कवर अप हो जाएं। ठीक है, इसके अलावा भी धमाका सीरीज़ कल नहीं आ पाई थी क्योंकि कल दिवाली थी, है ना। दिवाली धमाका सीरीज़ ही दिवाली पे मैं लॉन्च करने वाली थी, लेकिन उसमें क्या था कि कल बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था ना, इस वजह से हर जगह बम फोड़े जा रहे थे। तो फिर वीडियो जो मैं रिकॉर्ड करती मैं घर के अंदर घुस के भी, तो भी आवाज़ आनी ही थी। तो आज शाम को आएगी वो। आज अभी जो हम अपलोड कर रहे हैं वो ये है कि आपकी केमिस्ट्री 149 का यहाँ पे मैं सॉल्व PYQ कराने वाली हूँ आपके 149 के। ठीक है, जिसका नाम है आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, यानी कि आपके लाइफ में क्या क्या मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये आपका जून 24 का पेपर है। जैसे कि आपको पता ही है 50 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे का होता है। मेरी आवाज़ में थोड़ी सी नमी है क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी आप अवॉइड कीजिए क्योंकि मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, डेंगू और मलेरिया एंड टाइफाइड बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि फीवर चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो ज़रूर वाइटल टेस्ट करा लें। ठीक है, आप लोग अच्छे से टेस्ट कराइए। प्लेटलेट्स की कमी हो रही हर किसी को, तो जा करके करवाएं और अपने हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है, इसके अलावा आपको बस ध्यान रखना है कि पानी इकट्ठा ना होने दें। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मेट्रोज में भी यही सुनने को मिलता है, पानी इकट्ठा ना होने दें, रैंडम मेटिंग ऑफ द मस्कीटो ना करने दें। ठीक है, हमें क्या पता कि कब वो मेटिंग कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो जोक्स अपार्ट, क्योंकि जोक से ज़रूरी ज़्यादा ये है आपके लिए कि आपको अपने हेल्थ पर ध्यान रखने हैं। एंड टाइफाइड बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो प्लीज़ वाइटल टेस्ट कराइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि फीवर मेरे चढ़ रहा है, उतर रहा है, या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपको पूरी बॉडी में, तब आप करा लीजिए। ठीक है, टेस्ट ज़रूर कराइए, है ना। तो अपने हेल्थ पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिए। बाकी हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो, क्योंकि यहाँ पर हम करने वाले हैं आपका केमिस्ट्री 149 के जून 24 का पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि आंसर यानी 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। हर एक क्वेश्चन में आपका पार्ट, अगर 2 पार्ट होंगे तो 5-5 मार्क्स का होगा, 1 पार्ट होगा अगर सिंपली एक क्वेश्चन का तो 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, सारे के सारे इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 2 पार्ट है, तो आपको पता है कि ये क्या होगा, आपके 5-5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो ये अगर आपको PDF चाहिए तो पेड होगी PDF, यार थोड़ा सा हमें भी कमाने का मौका दीजिए, तो ज़रूर आप खरीदिए, बहुत ही लिस्ट प्राइजेज में आप दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं भी खरीदनी है तो फिर कोई बात नहीं, आप यहाँ से कर लीजिए, क्योंकि मैं सारा का सारा यहाँ पे कराने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट है आपका, व्हाट इज Z आयन। Z आयन इज नथिंग बट ज्विटर आयन। ज्विटर आयन आपने सोचा होगा, आपने अमीनो एसिड्स जब आपने बनाए होंगे, अमीनो एसिड्स में क्या होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है, अमाइन ग्रुप होता है, और एक एसिडिक ग्रुप होता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। जब उन दोनों के मिलन होता है, यानी कि उन दोनों को हम मिलाते हैं, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, उस बॉन्ड में जब आयंस बनते हैं, यानी कि जो आपका C डबल बॉन्ड H होता है, जब ये अपने H को रिलीज कर देता है तो ये बन जाता है C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, उसके बाद NH2 होता है आपका अमीनो ग्रुप। ठीक है, जब ये H आप रिलीज करोगे तो ये ले लेगा, तो ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो एक न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। उस न्यूट्रल कंपाउंड को हमने Z आयन बोल दिया है। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसका pH 0 या फिर न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में मिल जाते हैं। जब जब मिलन होता है तब न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल प्रोजेनी बनती है, तो दैट इज न्यूट्रल, दैट इज द Z आयन। फिर आपको बताना है कि इसका अफेक्ट टाइट्रेशन पे कैसे पड़ा। टाइट्रेशन आपने अपने केमिस्ट्री में किया होगा। ठीक है, केमिकल एनालिसिस में किया होगा आपने, या फिर अपने प्रैक्टिकल्स में किया होगा। ठीक है, जिसने नहीं किया वो भी अच्छी बात है, जिसने कर लिया तो बहुत ही प्यारी प्यारी बात है। चलिए, तो अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। कैसे, मैंने आपको Z आयन बताया, अब हम सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो सॉल्यूशन बहुत ही खूबसूरत से, एकदम सुंदर तरीके से मैं हमेशा लेकर आती हूँ, तो बनाने में टाइम लगता है एक्चुअली मुझे इसको भी। तो मैं सोच रही हूँ कि आपका जो है ना, हम जून के सारे कवर कर लें। ठीक है, बाकी मैंने PYQs में और भी कराए हैं पेपर, आप 3-4 सालों के PYQs को एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो दिवाली धमाका सीरीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, है ना, क्योंकि उसमें मैं आपको पता है कि क्या देने वाली हूँ, जिसके हिसाब से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। तो आप एक्सप्लेन कर दूँगी, तो आप उस वीडियो को देखना और PYQ जो है आपका उसको सॉल्व कर लेना, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, गारंटेड है। ठीक है, और देखो फिर मुझ पर ब्लेम मत करना कि आपने ऐसा बताया था, ऐसा नहीं है, क्योंकि
आपको पढ़ना है, एनालिसिस आपको करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना के दे दूँगी आपको, एनालिसिस करा कर भी दे रही हूँ, PYQ सॉल्व भी करा रही हूँ। इवन मैं आपको जो भी देने वाली हूँ दिवाली धमाका सीरीज़ में जो देने वाली हूँ वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से करना, ये मत कहना कि जो तुमने कराया वो आया ही नहीं है। तो आप फॉलो अगर कर रहे हो तो आएगा ही, क्योंकि अगर आप पढ़ते हो तो ज़रूर पेपर में आते हैं। और ऐसा नहीं है कि इग्नू आपको फेल कर देगी अगर आप पढ़ के दे रहे हो तो, बिल्कुल, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। 50 में से 40 मार्क्स मेरे हर सब्जेक्ट में नहीं, बल्कि काफ़ी केमिस्ट्री में भी मेरे 40+ जाते हैं, एंड कुछ में कभी कभी 35, 38 ऐसे भी गए हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया। 70+ आपके मार्क्स आने के चांसेस हैं, तो आप लोग करिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेड आयन एंड इट्स इफेक्ट ऑन अमीनो एसिड टाइट्रेशन। जेड आयन आपका क्या होता है? एक ऐसा आयन होता है, ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ फ्रेगमेंट आयन प्रोड्यूस ड्यूरिंग टेंडम स्पेक्ट्रोमेट्री। जब पेप्टाइड्स बनते हैं, पेप्टाइड्स किसे बोलते हैं? जब आप क्या कर रहे हो, पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है, 2 अमीनो एसिड्स लेंगे आप, ठीक है, उनके बीच में होता है। तो देखो, इट इज़ फॉर्म बाय द लॉस ऑफ NH3 फ्रॉम द C टर्मिनल साइड ऑफ एन अमीनो एसिड रेसिड्यू। तो जब NH3 जो होता है आपका रिड्यूस हो जाता है, उस टाइम पे NH3+ बना लेता है और C डबल बॉन्ड OH- बना लेता है। ठीक है, H- यानी H जो होता है वो रिलीज करके C डबल बॉन्ड O- यानी कि वो नेगेटिव आयन बनता है, और आपका फिर उसके बाद जो बनता है आपका ज्विटर आयन, वो आपका कहलाता है जेड आयन। ठीक है, आप देखो टाइट्रेशन पे अगर मैं बात करूँ तो टाइट्रेशन का डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं करता अमीनो एसिड्स का। टाइट्रेशन इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए हम अमीनो एसिड्स का यूज़ करते हैं। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, पीएच को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, पीएच को एडजस्ट करेंगे अमीनो एसिड से, फिर हम देखेंगे कि पीएच कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है। तो जेड आयन किस तरीके से इफेक्ट करे? डायरेक्टली तो कोई इफेक्ट नहीं करता, बल्कि यहाँ पे हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं। जेड आयन आर प्राइमरीली यूज्ड इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम जेड आयन का यूज़ करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके पेप्टाइड्स की सीक्वेंस को और अमीनो एसिड्स की चेन को। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। सेकंड पे चलते हैं हम, इसके बी पार्ट पे। देखो, बी पार्ट कहता है कि लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम आपका नथिंग बट क्या है? एक सेल ऑर्गेनिल है। ठीक है, क्या है? एक सेल ऑर्गेनिल है। आपको पता है कि सेल में आपने पढ़ा होगा, सेल ऑर्गेनिल बहुत सारे होते हैं, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेल ऑर्गेनिल्स बहुत सारे, लाइसोसोम, वैक्यूल्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसी तरीके से लाइसोसोम भी है आपका। तो आपको बताना है लाइसोसोम होता क्या है बेसिकली। लाइसोसोम आपका एक सुसाइडल बैग होता है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक नथिंग बट यानी हाइड्रोलिसिस कर पाते हैं, जो पानी को तोड़ सकते हैं, उसको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। तो लाइसोसोम आपका इज ऑल्सो नॉन एज सुसाइडल बैग। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम हाइड्रोलिसिस करते हैं। आपके स्टमक में कई सारे मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे नाम है, हाइड्रोलेज, पेप्टाइडेज, सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि पानी को तोड़ने का काम करते हैं। दैट इज द हाइड्रोलिसिस। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि फंक्शंस इन द सेल। लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो चलिए आंसर पे चलते हैं। तो बेसिकली आपके पास लाइसोसोम एंड देयर फंक्शन। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड। आपको पता है कि लाइसोसोम जो होते हैं ना, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिल, जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे, प्रो में नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके पास सेल ऑर्गेनिल्स है ही नहीं। तो लाइसोसोम अगर आपका सेल ऑर्गेनिल है, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, यानी मेम्ब्रेन के अंदर एनवलप्ड है, तो मेम्ब्रेन बाउंड होगा, यानी कि प्रोकैरियोट्स में नहीं है। तो आप सबसे पहली लाइन जो लिखोगे वो यही लिखोगे कि आपका जो लाइसोसोम है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल है। इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ आपके यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, मैंने आपको बताया, यानी कि ये वेरियस बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करते हैं। हाइड्रोलिटिक, तोड़ने का काम करते हैं। ठीक ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन है डाइजेशन ऑफ सेलुलर वेस्ट। सेलुलर वेस्ट का डाइजेशन करने में आपके तोड़ने ताड़ने का काम लाइसोसोम ही करते हैं, तभी इनका नाम सुसाइडल बैग्स भी है। अगर यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, राइट। तो लाइसोसोम से होता है ब्रेक डाउन वॉर्न आउट ऑर्गेनिल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, सेलुलर डेब्रीज जो भी वेस्ट चीज़ें हैं एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ सेलुलर वेस्ट में हेल्पफुल है। दूसरी चीज़, सेलुलर डिफेंस में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सेलुलर डिफेंस में पार्टिसिपेट करते हैं डिस्ट्रक्शन इनवेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि बिल्कुल काम के नहीं है। इनवेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है, उनके लिए डिफेंस का मैकेनिज्म जो करते हैं वो भी आपके लाइसोसोम करते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया सेलुलर डिफेंस। तीसरा पॉइंट हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल का डाइजेशन करने में, यानी कि सम सेल कैन एंगल्फ पार्टिसिपेट थ्रू फैगोसाइटोसिस, लाइसोसोम डाइजेस्ट इंजेस्टेड मटेरियल। अब देखो क्या होता है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे काम के नहीं है, उसको फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं, यानी कि जो आपका लाइसोसोम फैगोसाइटोसिस की तरह यूज होता है। फैगोसाइटोसिस का एक सिंपल मतलब मैं बता देती हूँ, निगलना। यानी कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए काम ही नहीं, तो उनको क्या करेगा? लाइसोसोम निकल जाएगा। ठीक है, क्या कर लेगा? निगल जाएगा, तो आप बच गए। तो यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स को डाइजेशन में भी हेल्पफुल होता है।
तीसरी चीज़ इसके अंदर एक चीज़ होती है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। लाइसोसोम जो होता है वो अपने एंजाइम को क्या करता है, रिलीज करता है, जिससे क्या होगा, अब आपके कुछ सेल्स काम के नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म यूज़ की जाती है जिसे एपोप्टोसिस कहते हैं। वो टर्म होता है कि प्रोग्राम सेल डेथ, पहले प्रोग्राम बनाएंगे कि इस सेल को मारना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपोप्टोसिस कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, एपोप्टोसिस कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ लाइसोसोम्स जो होते हैं आपके कुछ ना कुछ एंजाइम को रिलीज करेंगे, वो एंजाइम क्या करेंगे, सेल को डेथ कर देंगे जो आपके काम के नहीं है, ठीक है। सेल डेथ दैट इज एपोप्टोसिस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। तो काफ़ी मैं ईजिली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आपको बताना है कि डिस्क्राइब फैट, ऑयल एंड वैक्सीज विद सुटेबल एग्जाम्पल। आपको डिस्क्राइब करना फैट क्या होती है, ऑयल क्या है, वैक्सीज क्या है, और एग्जाम्पल के साथ बताना है, ठीक है। उसके बाद देखो बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिया है आपके। क्वेश्चन 24 का जो पेपर था काफ़ी इजी था, है ना। तो अगर मैं अपने मार्क्स की बात करूँ तो मेरे 41 थे, आई थिंक 41 थे मेरे, ठीक है। 50 में से बता रही हूँ। तो फैट, ऑयल एंड वैक्सीज विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, ठीक है। मैं आप केमिस्ट्री 149 के मतलब बता रही हूँ कि मेरे कितने मार्क्स है इसमें, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बायोमोलिक्यूल से सारा का सारा पढ़ा जाता है। मैं 1 शॉट भी लेके आ जाऊँगी, अगर आपको चाहिए होगा तो 1 शॉट पूरी बुक एक बार में निपटा देंगे पूरे 1 से 1.5 घंटे के सेशन में, ठीक है। उससे पहले आप पढ़े होने चाहिए, ठीक है, तभी आप 1 शॉट को करेंगे। तो मान लो आप बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, पहले से आपने पढ़ रखा है, नीट की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ हिसाब से आपका रह गया होगा या आपने नहीं लिया होगा एडमिशन, तो बेसिकली उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी है इन एग्ज़ाम को क्रैक करना। मान लो आपका सिर्फ यही चांस था कि आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन करनी है, तो उनके लिए भी यही है कि आप यहाँ से PYQs कीजिए, जो मैं दिवाली धमाका सीरीज़ में देने जा रही हूँ उसको कीजिए, बस बहुत है आपके लिए। उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके मार्क्स यार 30+ तो जाएंगे ही जाएंगे, यानी 70% तो आप ला सकते हो अपने फुल एंड एग्जाम में, राइट। चलिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में क्या करना है, फैट, ऑयल, वैक्सीज विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसके बी पार्ट में तो हम दोनों आंसर एक साथ कर लेंगे। क्लासिफिकेशन करना है कार्बोहाइड्रेट्स का, बहुत सिंपल है, बहुत ही प्यारा है, सबको आता होगा। 11th 12th आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अब थर्ड ईयर में तो आप ये पेपर देने वाले, आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, है ना, तो आपको पता ही होगा। तो फैट पढ़ लेते हैं एंड सारी चीज़ें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 2 में सबसे पहले फैट क्या होता है। फैट जो बेसिकली होता है, ठीक है, वो सॉलिड होता है एक रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। किससे बना होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना होता है। आपके पास 2 टाइप के फैट्स होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके सिंगल बॉन्ड से निर्धारित किए जाते हैं, यानी उनके पास सिंगल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। थोड़ी सी हिंदी को लाते हुए, निर्धारित तो आप नहीं लिखोगे, बट आप ये लिख सकते हो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। और उसके बाद अनसैचुरेटेड होते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं, राइट, समझ गए। तो प्राइमरीली किससे बने होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड से आपके फैट्स बने होते हैं और ये सॉलिड होते हैं। दे आर टिपिकली ड्राइव फ्रॉम एनिमल सोर्सेज से ड्राइव किए होते हैं। कैसे एनिमल सोर्सेज से, एग्जाम्पल ले लो, फैट कहाँ मिलेंगे आपको, बटर में मिलेगा, घी में मिलेगा, फैट मिलेगा। मोटे होना चाहते हो, घी खाओ, बटर खाओ, है ना। मैं खुद इतनी पतली हूँ, लाइक मतलब इतनी भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ पतली हूँ यार, तो बटर और घी मेरे पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती, मैं कुछ भी खा लूँ मुझे इफेक्ट नहीं करती। लेकिन फिर भी अगर आपको फैट चाहिए, अगर आपको मोटा होने का बिल्कुल दिलचस्पी है, तो आप बटर एंड घी खाइए रेगुलर वे में, ठीक है। चलिए, ऑयल क्या होता है। अब जैसा कि आपको पता है कि फैट सॉलिड है, तो ऑयल क्या है, लिक्विड है, रूम टेम्परेचर। मेनली किससे बना होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। तो मैंने आपको 2 टाइप के फैटी एसिड्स बताए, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड से जो बने होते हैं वो कौन है, फैट है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं वो कौन है, ऑयल है। दे आर कॉमनली ड्राइव फ्रॉम प्लांट सोर्स। ये कहाँ से मिलते हैं, प्लांट सोर्स से। एनिमल सोर्स से कौन मिलेगा, फैट, लेकिन ऑयल किससे मिलेगा, प्लांट सोर्स से, लाइक ऑलिव ऑयल, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, बहुत सारे ऑयल, पी जाओ, है ना। चलिए, वैक्सीज क्या है। वैक्सीज बेसिकली आपका लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, लॉन्ग चेन अल्कोहल से मिलकर, एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स होते हैं आपके वैक्सीज। सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, हायर मेल्टिंग पॉइंट होती है इनकी फैट से हायर मेल्टिंग पॉइंट, यानी सॉलिड ये भी हैं लेकिन हायर मेल्टिंग पॉइंट होती है। वैक्सीज आपको कई सारे ऑर्गेनिजम्स में, कई सारे प्लांट्स में मिलेंगे, राइट, बीज वैक्स, कार्नोबा वैक्स, एनिमल्स में मिलेंगे, लैनोलिन, ठीक है। दैट इज थोड़ा सा एग्जाम्पल आप दे देना, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है, फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट आपको पढ़ना था कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन करनी। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं आपको पता है कि क्या होते हैं, जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन CHO ग्रुप जिनके पास प्रेजेंट हो, आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यानी H है, हाइड्रेट्स में H है, O में, कार्बो में O है, ऑक्सीजन है, कार्बो में यानी कि कार्बन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जब इन मॉलिक्यूल्स इनसे हम एक कंपाउंड बना लेते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम बेसिकली क्लासीफाई करते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट, कितने शुगर के यूनिट उनमें प्रेजेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपका बेसिकली क्या है, शुगर है। मीठी चीज़ें जो आप खाते हो दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आपको शुगर खाना है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। तो आपका कितने शुगर की यूनिट प्रेजेंट है उसके हिसाब से हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई किया है। सबसे पहला होता है मोनोसैकेराइड्स, जैसे कि आपको होता है सिंपल शुगर होते हैं, सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होते हैं। तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, दूसरा कीटोनिक ग्रुप होता है, चाहे एल्डिहाइडिक ग्रुप हो चाहे कीटोनिक ग्रुप हो। यहाँ पे सिंपल शुगर, सिंगल हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप, यानी सिंगल सैकेराइड्स प्रेजेंट हो, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल सैकेराइड्स, सिंपल शुगर एंड सिंगल टाइप के प्रेजेंट हो, सिंगल यूनिट प्रेजेंट हो, दैट इज मोनोसैकेराइड्स। आप अपने टर्म्स में भी लिख सकते हो। एग्जांपल ले लो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। दूसरी चीज डाइसैकेराइड्स, डाई से क्या है, जो कि ग्लाइकोसिडिक लिंक है दो मोनोसैकेराइड्स, यानी यहाँ पे दो मोनोसैकेराइड्स से मिलकर के जो बनेगा उनके बीच में, जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं उनके बीच में एक लिंकेज होता है, एक रिश्ता होता है, उस रिश्ते का नाम है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। वो रिश्ता क्या कहलाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाता है। तो उस टाइप के सैकेराइड्स को हम डाइसैकेराइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स में आपके 3 से 9 तक के मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आती हैं, यानी आप 3 से लेकर के 9 अगर यूनिट एक साथ मिला देते हो तो हम उसको ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपका सबसे पहले आता है पॉलीसैकेराइड्स, पॉली मतलब बहुत सारे, मोर देन 9 पॉलीमर्स ऑफ मैनी मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स अगर आपने लगा दिए दैट इज पॉलीसैकेराइड्स। एग्जांपल के लिए ले लो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड काइटिन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स आपके कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो ये थे आपकी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, एंड आई होप कि मैं इसमें कंप्लीट करा दूँ यार, क्योंकि आपका केमिस्ट्री 1, 3, 5 का है ना, उसका बी पार्ट भी देना है मुझे, इसलिए अब आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो देखो यार, 3 में से आपको सिर्फ 2 लिखने हैं, पर मैं सारे कराऊंगी, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा रही हूँ इसलिए मैं सारे कराऊंगी। आपको इन तीनों में से सिर्फ 2 लिखने हैं, 5-5 नंबर का बनना है, 2 आपको शॉर्ट नोट लिखने। एक लिखना है सार क्या होता है, SAR, दूसरा ड्रग रिसेप्टर थ्योरी क्या कहती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। शॉर्ट नोट, सार क्या है आपको, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। सार इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो हम इसका नाम जो है, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आप लोग लिख दोगे, ठीक है। फुल फॉर्म में लिखोगे सार, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। देखो फिर से रिलेशनशिप इज टॉक्सिक। तो अब हम देखेंगे कि सार में स्ट्रक्चर और एक्टिविटी की किस तरीके से रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप आपकी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, एंड किसी की बहुत ज़्यादा टूरू लब होता है, तो टूरू लब वालों के लिए बधाइयाँ, और टूरू लब वालों के लिए बधाई हो, और जिनका लव नहीं है उनकी शादी के बाद सगाई हो, ठीक है। चलो, तो जोक्स अपार्ट एवरीवन, तो चलो, सार इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन किस में, केमिकल स्ट्रक्चर में, किसी भी मॉलिक्यूल का केमिकल स्ट्रक्चर और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तभी इसका नाम पड़ गया स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इट इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग अ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। हम क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे हमने मॉडिफाई किया ताकि हम उसके चेंजेस में, यानी क्या क्या अफेक्ट पड़ रहा है उनके बायोलॉजिकल टारगेट्स के साथ साथ क्या क्या अफेक्ट पड़ रहा है जब हम उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, उसको जानने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए हम इसको पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिसेप्टर्स एंजाइम, सार इज अ क्रूशियल इन अ ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक रिसेप्टर लो, एक एंजाइम लो, उनका स्ट्रक्चर चेंज करो, कैसा कैसा इफेक्ट आ रहा है उनके बायोलॉजिकल टारगेट्स में, तो हम सार को पढ़ते हैं, और ये आपका ड्रग डिस्कवरी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दूसरी चीज़, आप इसको और मॉडिफाई करके 5 नंबर में लिख सकते हो, ठीक है। सार की पहले फुल फॉर्म लिख दोगे एक लाइन में, उसके बाद देखोगे इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्रग रिसेप्टर, ठीक है, या फिर रिसेप्टर एंजाइम कॉम्प्लेक्स। फिर उसके फुल फॉर्म के साथ लिखोगे कि एक मॉलिक्यूल के बीच में। फिर आप तीसरे पॉइंट में लिख दोगे कि हम जब चेंज करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट आता है उसको जानने के लिए। इट इज़ नीड टू आइडेंटिफाई एंड ऑल, एंड इट इज़ अंडरस्टैंड हाउ टू अंडरस्टैंड वट एवर, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज भर सकते हो, अगर आपके अंदर एबिलिटी है कि आप 2 लाइन को 5 नंबर में लिख सकते हो ना यार, तो आप सबसे वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट हो, ठीक है, जो कि अपने 20 नंबर को मॉडिफाई करके 40 नंबर में ला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बनने की कोशिश कीजिए। देन उसके बाद है बी वाला देखो, ड्रग रिसेप्टर थ्योरी क्या होती है उसको जानने के लिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। ड्रग रिसेप्टर थ्योरी का पर्पस है कि ड्रग जो होता है, ड्रग एक्सर्ट देयर इफेक्ट बाय इंटरेक्टिंग विद स्पेसिफिक सेलुलर कंपोनेंट कॉल्ड रिसेप्टर, यानी ड्रग जो होता है रिसेप्टर के साथ मिल करके किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, ड्रग जो होता है रिसेप्टर से कैसे इंटरेक्ट करता है उसको जानने के लिए हमारे पास ड्रग रिसेप्टर थ्योरी है। ये रिसेप्टर जो है टिपिकली आपके प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल सरफेस पे प्रेजेंट है, सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं। मान लो आपका कोई भी ड्रग है और ये किसी भी सरफेस पे इस तरीके से रिसेप्टर प्रेजेंट है, ड्रग आके बाइंड करेगा, इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा ना उसको जानने के लिए हम ड्रग रिसेप्टर थ्योरी बना रहे हैं। तो आपका जो
वो बेसिकली जो रिसेप्टर होता है ना वो प्रोटीन्स का होता है, ठीक है। किससे होता है? सरफेस पे प्रेजेंट हो या फिर सेल के अंदर प्रेजेंट हो, सेल की सरफेस पे। बाइंडिंग जब होती है रिसेप्टर की, इनिशिएट अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल इवेंट्स, कई सारे सीरीज ऑफ बायोकेमिकल इवेंट्स होते हैं, वो आपके फार्मोलॉजिकल रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं, तब आपका ड्रग रिसेप्टर थ्योरी बनती है। आपस में इंटरेक्ट होंगे, फिर वो आपस में जानेंगे किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, फिर उसके हिसाब से ड्रग एंड रिसेप्टर्स काम करेंगे, फिर आपकी बॉडी को वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, फार्मासिस्ट वाले, राइट। चलिए, तीसरी चीज़ आपको पढ़ना है कि सी पार्ट में इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को क्या होता है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है आपका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है प्रोटीन के बैकबोन में, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है बेसिकली आपका। इट अराइजेज फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं कार्बोनिल ग्रुप के बीच में, अमीनो एसिड एंड हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। अल्फा हेलिक्स जो कि राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है, जैसे आपका डीएनए होता है राइट हैंडेड फैशन में, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है। स्टेबलाइज होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से बिटवीन कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड 1 अमीनो एसिड्स के बीच में अमाइड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे जो लगे होते हैं ना, जो आपके अल्फा हेलिक्स में, वो कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिससे वो आपस में कॉइल्ड होते हैं। दूसरा होता है आपके बीटा शीट, बीटा प्लेटेड शीट, एक शीट लाइक का स्ट्रक्चर बनता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में साइड बाय साइड। तीसरे होते हैं रैंडम कॉइल, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, जहाँ पे कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। प्रोटीन्स विद सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी, और पूरे 3 डायमेंशनल शेप को स्टेबल बनाने के लिए हमारे पास प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि पहली बात तो ये बताइए कि एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है। इनहिबिशन का मतलब होता है इनहिबिट करना या फिर रोकना। तो एंजाइम को रोकने का काम करेगा उसको हम एंजाइम इनहिबिशन कहेंगे। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन, यानी कॉम्पिटिशन करके एंजाइम किस तरीके से रोकेगा। कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में आपको क्या करना है? मैच करनी है सिंपली, ठीक है। चलिए 4th पे चलते हैं। 7 में से आपको 5 करने हैं ना, मैं 7 के 7 कराऊंगी बेसिकली, क्योंकि मेरा यहाँ पे पर्पस है कि आपको सारे क्वेश्चंस आएँ, ठीक है। तो 4th का ए नहीं है क्या? एक सेकेंड, 4th का ए इन्होंने नहीं दिया है एक्चुअली, मैं आपको खुद सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। चलिए, हेयर द करेक्ट मैचेस, आपको करेक्ट मैचेस करना है। देखो फार्मोकाइनेटिक्स क्या होता है, आपको मैच द फॉलोइंग करा रही हूँ। व्हाट द बॉडी डज द ड्रग, अभी मैंने आपको बताया फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, जहाँ पे आपकी बॉडी जो होती है ड्रग से किस तरीके से बाइंड करती है उसको होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। स्टारवेशन जो होता है जिसमें हम ग्लाइकोजन का यूज़ करते हैं। फास्टिंग में कीटोन बॉडीज होती है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज़ होता है। तो मैचिंग को भी अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम इसके ए पार्ट में चलते हैं, बेसिकली है क्या, मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। आप अपने शब्दों में लिख दीजिएगा क्या है। यहाँ पे आंसर नहीं आया एक्चुअली, आई थिंक सॉल्व करने में मेरे से गलती हो गई है ना। चलिए, कभी ना कभी गलती तो हो ही जाती है। तो एंजाइम इनहिबिशन क्या है? जब आपका एंजाइम है, एंजाइम क्या होता है? आपके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। जब भी आपके किसी भी केमिकल रिएक्शन में या फिर एंजाइम ड्रग रिसेप्टर है, एंजाइम के साथ कोई भी काम कर रहा है, तो आपके रेट को इंक्रीज करने के लिए हम एंजाइम का इन्वॉल्व करते हैं। एंजाइम का बेसिकली क्या पर्पस है कि आप क्या करते हो, कैटलिस्ट की तरह यूज़ करके एंजाइम डालते हो और फिर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। पर एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी को डिक्रीज करता है या नहीं करता, ये आपको एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं। जब एंजाइम आपका आता है तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इसी तरीके से एंजाइम इनहिबिशन का मतलब है जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को डालोगे, ऐसा एंजाइम आएगा जिसे रेट ऑफ रिएक्शन को आप इनहिबिट कर रहे हो। उसमें आपके 2 टाइप का इनहिबिशन होता है, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और सेकेंडली होता है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब है, मान लो आपके पास एक साइट है, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट एंड एक एंजाइम है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एक ऐसा इनहिबिशन है जहाँ पे आपके पास जो सबस्ट्रेट होगा, ठीक है, सबस्ट्रेट होता है, मानते हो आपके पास 2 सबस्ट्रेट है, दोनों की शेप सेम है एकदम, ठीक है, स्क्वायर शेप। अब ये दोनों रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, ठीक है, किसी भी रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। वो टारगेट साइट होता है ना ऐसा, जहाँ पे आके आपका सबस्ट्रेट बाइंड हो जाए, ठीक है। यानी कि ये भी ऐसा स्क्वायर शेप का है। अब ये दोनों लड़ेंगे आपस में कि हम कौन सा यहाँ पे रिसेप्टर बाइंड करेगा। जो रिसेप्टर आपका सही होगा, दोनों के दोनों सेम शेप के, इसीलिए हम इसको कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। अब एंजाइम आएगा, ठीक है, क्या बोलेगा, एंजाइम आएगा कॉम्पिटिटिव, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ, ये आपका रिसेप्टर साइट है और हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये 2। एंजाइम भी आपका इसी तरीके से, ठीक है, एक ऐसा बना लो और एक ऐसा बना लो, ठीक है। अब ये आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि इनका शेप सेम है,
ठीक है, जो आपके सबस्ट्रेट हैं, सबस्ट्रेट जा करके यहाँ बाइंड करेगा, पर एंजाइम क्या कर रहा है, इनिबिट कर रहा है। तो इस सबस्ट्रेट को आएगा, इसको फेंक देगा और खुद आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, क्योंकि इसका शेप बिल्कुल सेम है। तो इसको हम कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन कहते हैं, कि एंजाइम ने क्या किया, सबस्ट्रेट को फेंक दिया, इनिबिट कर रहा है कि सबस्ट्रेट को वो बाइंड ना करने दे, इसी उसके रिसेप्टर साइट से, उसके रिकॉग्नाइजेशन साइट से, ठीक है, उसके एक साइट से बाइंड ना करने दे, उसको हम इनहिबिशन कहते हैं। तो आकर के वो खुद जुड़ जाएगी, क्योंकि वो अपना जो शेप बना रहा है वो सेम शेप बना रहा है, जिससे वो आके फिट हो सके रिसेप्टर के साथ, ठीक है, और वो आके एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना ले, है ना, एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना ले। तो उस टाइम में जो सबस्ट्रेट को भगा रहा है, दैट इज द एंजाइम इनिबिशन। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप इसको लिख सकते हैं अपने शब्दों में। देन उसके बाद चलते हैं, मैच द फॉलोइंग हो गई है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्री द पेप्टाइड बॉन्ड। आपको बताना है कि पेप्टाइड बॉन्ड की ज्योमेट्री किस तरीके से बन रही है, और आप किस तरीके से फॉर्मेशन करते हो पेप्टाइड बॉन्ड का, ठीक है, किस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हो। बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड आपके अमीनो एसिड्स के बीच में बनती है, 2 अमीनो एसिड्स के बीच में बनती है, उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी ज्योमेट्री और उसके फॉर्मेशन में, तो उसको एक्सप्लेन करना है। बी पार्ट जो है उसमें क्या करना है, आपको आरएनए का रोल बताना है, एंड राइबोसोम इन प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए क्या काम करता है, ठीक है, क्या रोल है उसका। बेसिकली राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए हम आंसर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो एवरीवन, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे बता सकते हैं, एंड आई जस्ट, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है बेसिकली वो आपका एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड्स टू द अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो ग्रुप के बीच में बनता है। कैसे, 2 अमीनो एसिड्स हैं आपके, ठीक है, 2 अमीनो एसिड्स हैं आपके पास, होता है C डबल बॉन्ड OH NH2, 2 अमीनो एसिड्स के बीच में, ठीक है, आपके बीच में जो भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, यानी शेयरिंग वाला कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी आपस में शेयर कर दो, उसने अपना पॉजिटिव साइन उसको शेयर किया, नेगेटिव साइन यानी Z आयन जो आपका बनता है ज्विटर आयन, राइट, ठीक है, पॉजिटिव वाला वो उसको शेयर कर देता है, नेगेटिव वाला उसको शेयर कर देता है। NH3 के पास प्लस चार्ज है, C डबल बॉन्ड O के पास माइनस चार्ज है, शेयरिंग करेंगे आपके हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन की शेयरिंग करके वो एक बॉन्ड बना लेते हैं, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पे कैसे बन रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड एंड द अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड, दैट इज रिजल्टिंग ऑफ रिलीज ऑफ वाटर। फिर जब वो अपना काम करते हैं ना, देखो प्यार मोहब्बत में कुछ ना कुछ घाटा होता है, ठीक है, घाटा दिल टूटता है, उसी तरीके से जब 2 अमीनो एसिड्स आपस में लिंकेज बनाते हैं, उसमें उनका वाटर का रिलीज होता है, ठीक है, दिल टूटता है, यहाँ पर भी दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसी तरीके से वाटर रिलीज हो जाता है। वाटर रिलीज करने के बाद जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या फिर कंडेंसेशन भी बोलते हैं, कंडेंसेशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन या फिर कंडेंसेशन। पानी जब रिलीज होगा तो उसको डिहाइड्रेशन बोलेंगे। आपकी बॉडी के अंदर पानी कम है तो हम बोलेंगे कि आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, तो पानी चढ़ाओ, ग्लूकोज चढ़ाओ। इसी तरीके से जब 2 अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, जिसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, उस टाइम में क्या होता है, कंडेंसेशन या फिर डिहाइड्रेशन। आप कंडेंसेशन बोल रहे हो, कंडेंसेशन का मतलब होता है जब वेपर से आपका पानी रिलीज होता है, वेपर से पानी में बन रहा है, दैट इज कंडेंसेशन। तो यहाँ पे कंडेंसेशन कर रहे हो यानी कि पानी रिलीज कर रहे हो, या फिर आप डिहाइड्रेशन कर रहे हो यानी पानी रिलीज कर रहे हो, या फिर रिमूवल ऑफ वाटर कर रहे हो, या आप डेफिनेशन में लिख सकते हो। तीनों वर्ड को यूज़ कर करके 2-3 लाइन बना सकते हो यार, तो उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और दिस इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, है ना। अब ज्योमेट्री की बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्लेनर होता है, रिजिड होता है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, ठीक है। ज्योमेट्री जो आपके वाटर की बनेगी ना इनका, तो ये प्लेनर होता है, प्लेनर। दिस मीन्स 6 एटम्स इन्वॉल्व इन पेप्टाइड बॉन्ड, 6 एटम इन्वॉल्व होते हैं, CON होता है, 2 एसोसिएटेड H बॉन्ड्स होते हैं, सेम प्लेन में रहते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है पेप्टाइड बॉन्ड पे, एंड रोटेशन अराउंड C एंड N बॉन्ड का कॉन्ट्रीब्यूटिंग रिजिडिटी पॉलीपेप्टाइड बैकबोन, रिजिड होता है, एकदम रिजिड होता है। तो इस तरीके से आप ज्योमेट्री लिख सकते हो और यहाँ से इसको रीड आउट कर सकते हो। बी पार्ट में आपको करना था कि आरएनए का क्या रोल है एंड राइबोसोम्स का प्रोटीन सिंथेसिस में। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए क्या काम कर रहा है, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, है ना, जिसे हम आरएनए को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आपके पास होता है डीएनए, दैट इज ऑल्सो अ न्यूक्लिक एसिड, तो वो होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड एज अ जेनेटिक मटेरियल आपके वायरसेस में होते हैं, और डीएनए आपके अंदर होते हैं, दैट इज अ जेनेटिक मटेरियल, जिसको प्रूफ किया था आपके कई सारे साइंटिस्ट ने मिलकर के, राइट। तो आपका आरएनए में देखो क्या होता है, क्रूशियल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे कि आपका एमआरएनए क्या होता है, आपका मैसेंजर एमआरएनए, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, डीएनए से राइबोसोम्स लाता है, ठीक है, डीएनए टू द राइबोसोम, अमीनो एसिड सीक्वेंस भी करता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है आपका एमआरएनए।
टीआरएनए जो होता है आपका, ठीक है, आरएनए के टाइप से नहीं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, राइट। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को ये अडेप्ट करेगा कि कौन सा स्पेसिफिक अमीनो एसिड हमारे लिए सही है, फिर वो एमआरएनए को भेजेगा, वो कोड करेगा, फिर ट्रांसपोर्ट करेगा वो राइबोसोम्स के पास, जैसे ही राइबोसोम्स के पास जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। आरआरएनए दैट इज राइबोसोमल आरएनए, ये क्या करेगा, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है राइबोसोम्स का, है ना, सेलुलर मशीनरी होती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो राइबोसोम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को बनाने का काम आपके आरआरएनए करते हैं, क्योंकि इनका नाम भी वही है यार, राइबोसोमल आरएनए। इस तरीके से आपके आरएनए जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करते हैं सारे के सारे। देन उसके बाद राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स आपका वही है कि आपको पता ही है कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जो है बेसिकली वो आपका राइबोसोम है। द रीड द एमआरएनए सीक्वेंस को पढ़ने में हेल्पफुल होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स को बनाने में हेल्पफुल करते हैं, लिंकेज बनाने में हेल्पफुल होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने में हेल्पफुल करते हैं। वहाँ पे जो भी साइट ऑफ प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो सारा का सारा काम आपका राइबोसोम्स का होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। देन उसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन 5 भी हो गया डन हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमारे पास 8 क्वेश्चन है, राइट, 5 करने होते हैं आपको इसमें से, ठीक है। एक्सप्लेन द रीज़न दैट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्लूइड मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। आपको रीज़न बताना है कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, क्या रीज़न है कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी शो करता है। फिर आपको बताना है कि एटीपी इन बायोकेमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या रोल दिखाता है, ठीक है, एटीपी बनने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, देन 7 एंड 8 फिर आपका हो जाएगा। एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल गाइज बिकॉज बीपी बहुत ज़्यादा लो है मेरी, एंड तबीयत बहुत ख़राब चल रही है सबकी ही, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि यार ध्यान रखो आप सभी अपना, ठीक है। एंड यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो सबसे पहले बताना है कि रीज़न क्या है। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी जो होती है बहुत ज़्यादा इसेंशियल फंक्शन है। जब आपकी मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी होगी, यानी फ्लूइडिटी का मतलब नथिंग बट पानी ज़्यादा, दैट इज़ फ्लूइडिटी। ये जो होता है आपके सेलुलर फंक्शन को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन निभाता है, इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द सेलुलर सेल्स। तो सेल में जब पानी प्रेजेंट होगा, फ्लूइडिटी होगी, तो आपके सेल सूखेंगे नहीं। अगर सेल सूख गए यानी उनको पानी की कमी हो जाती है, दैट इज़ हम उसको बोल सकते हैं डेसिकेशन, ठीक है। डेसिकेशन का मतलब होता है कि सूखना सेल का, तो डेसिकेशन से बचाने का काम आपकी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी करती है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस सेलुलर रेस्पॉन्स, ठीक है, लाइक फैक्टर्स कौन सी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में इंक्लूड होगा। सबसे पहला टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा फ्लूइडिटी, लोअर टेम्परेचर डिक्रीज कर देगा। लिपिड का कंपोजिशन, लिपिड फैटी एसिड चेन लेंथ, शॉर्टर फैटी एसिड चेन इंक्रीज फ्लूइडिटी। फैटी एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रही है, तो ज़्यादा अगर फैटी एसिड फैट कम होगा तो फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अब देखो अनसैचुरेशन यानी कि फैटी डबल बॉन्ड्स होंगे तो अनसैचुरेशन होगा, तो अगर डबल बॉन्ड ज़्यादा प्रेजेंट है तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। कोलेस्ट्रॉल, मॉडरेट लेवल पे कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है, तो जैसे मॉडरेट लेवल पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होंगे तो फ्लूइडिटी भी ज़्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पे टाइट पैकिंग होती है फॉस्फोलिपिड्स का। एट हाई लेवल्स पे इट कैन डिक्रीज फ्लूइडिटी। प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। प्रोटीन एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, आपको पता है कि प्रोटीन में जो आपके मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर फ्लूइडिटी होती है मेम्ब्रेन की, तो वहाँ पे आपके क्या होते हैं, प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं अंदर। तो अगर प्रोटीन ज़्यादा के ज़्यादा एम्बेडेड होंगे तो फ्लूइडिटी को इंक्रीज़ करेगा और वो लिपिड से इंटरेक्ट कर पाएगा। एटीपी को अगर हम बायो केमिकल एनर्जी में की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि आपका एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी होता है, तो कोई भी बायोकेमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम कराएंगे तो एटीपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो क्या इंपॉर्टेंट भूमिका है इसकी वो हम देखेंगे। तो एटीपी इज़ नथिंग बट एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, प्राइमरी एनर्जी करेंसी होता है सेल का, कई सारे रोल्स करते हैं, कई सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस में करता है। सबसे पहला एनर्जी का ट्रांसफर करने का काम आपका एटीपी करता है। एटीपी जो होता है एनर्जी को स्टोर करता है हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स में। जब ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी तो सेलुलर प्रोसेस करेगा। तीसरी, कपलिंग रिएक्शन में हेल्पफुल करता है। एटीपी को हम कपल एनर्जेटिक अनफेवरेबल रिएक्शन में भी यूज़ करते हैं। ओवरऑल प्रोसेस में भी थर्मोडाइनमिक के प्रोसेस में आपका एटीपी रिलीज होता है, एटीपी यूज़ होता है। रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक है, एटीपी हम यूज़ कर रहे हैं तो एंडोथर्मिक है, वहाँ पे भी एटीपी का यूज़ होता है। तो कपलिंग रिएक्शन में आप लिख सकते हो। बायोसिंथेसिस में भी आपका यानी कि जब बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं उसके टाइम पे भी एटीपी जो होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है बायोमोलिक्यूल्स बनने के लिए, लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, इन सब में आपका एटीपी यूज़ हो रहा है। ट्रांसपोर्ट करने में भी एटीपी यूज़ कर रहे हो, लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, जहाँ पे मूव कर रहे हो आप अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। सेलुलर मेम्ब्रेन्स बनाने में यूज़ कर रहे हो, एटीपी चाहिए, वहाँ पे एनर्जी चाहिए, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन्स में यूज़ कर रहे हो। दैट इज ऑल रिएक्शंस जो होती है आपके किसके थ्रू होती है, एटीपी के थ्रू होती है। दैट इज आप अपना जो भी आपने बायो में पढ़ा है यार, एटीपी जहाँ जहाँ पढ़ा है ना, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दो। बस एटीपी का वही बताना है कि कितनी सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे एवरीवन।
7 है आपका एक्सप्लेन इंटर रिलेशन अमंग द 3 मेटाबॉलिक पाथवे नेमली कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पहले भी क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 11 में पढ़ा होगा। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप होता है। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। आओ रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, जोक्स अपार्ट, दिस इज अ टाइप ऑफ जोक जिससे आपको समझना है, ठीक है। बस यही है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही हूँ। आपके पास रिलेशनशिप है, बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो भी बढ़िया बात है, ठीक है। नहीं है वो ज़्यादा खुश हैं एज़ कम्पेयर टू है वाले, ठीक है। चलिए, व्हाट मेक्स एंजाइम सूटेबल और थेरापेटिक ड्रग टारगेट्स। फिर अब बताना है कि क्या क्या चीज़ें होंगी जिससे एंजाइम थेरापेटिक ड्रग टारगेट्स में यूज़ होते हैं, ठीक है, किस लिए सूटेबल होते हैं। 7th के दोनों पार्ट के आंसर हम करेंगे। सबसे पहले हम इंटर रिलेशनशिप देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स सी आंसर, वेयर इज इट। थोड़ा सा टाइम लग रहा है एवरीवन, सो टाइम नहीं लगेगा एक्चुअली। 7th का भी आ गया ये। चलो, आपके पास आपकी स्टडी मटेरियल में ना एक डायग्राम बना होगा, उसमें आप फैट, कार्बोहाइड्रेट देखो, कार्बोहाइड्रेट टूटता है, मोनोसेक्राइड, फैट भी टूटते हैं, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल में, प्रोटीन भी टूटते हैं, हाँ बस। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन आर इंटर रिलेटेड लिंक फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स नेटवर्क विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते तीनों मिलके। यहाँ पे कई सारे कॉमन इंटरमीडिएट्स बनते हैं जो इंटर कन्वर्टेड होते हैं स्पेसिफिक कंडीशन में। कॉमन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं कि तीनों के तीनों जो होते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे में यूज होते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल में आपने देखा होगा जहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, ठीक है। तीनों में इन्वॉल्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में, फैटी एसिड्स बनाने में, एंड आपका लास्ट में प्रोटीन। तो आपका एक सिट्रिक एसिड साइकिल में जहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है सिट्रिक एसिड साइकिल, वो किससे होता है? एसिटाइल कोएंजाइम से पूरी सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है? ग्लूकोज आपका प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट होता है जो टूटता है ग्लाइकोलिसिस से और पाइरुवेट में बन जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस पाथवे, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे पढ़ा होगा ना, राइट। वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस करते हो तो आप कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के पाइरुवेट बना लेते हो। पाइरुवेट को जब आप बनाओगे उसके बाद इस पाइरुवेट को आप एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करते हो, फिर वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा, ठीक है। आपने किसको तोड़ा? कार्बोहाइड्रेट्स को। फिर हम फैट को तोड़ेंगे, आ जाओ। फैट को हमने तोड़ा ट्राइग्लिसराइड्स में, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स में हमने इसको ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में तोड़ दिया। तोड़ा ग्लिसरॉल जो होगा वो एंटर कर जाएगा किसमें? अब आपके ग्लिसरॉल कैन एंटर ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लिसरॉल ग्लाइकोलिसिस में आता है। फैटी एसिड जो होता है वो आपका एसिटाइल कोएंजाइम में बन लेगा। कैसे बनता है? बीटा ऑक्सीडेशन से बनता है। कैसे बनता है? बीटा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कॉमन पाथवे कौन सा आ रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम ही आ रहा है, यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल में तीनों के तीनों जा रहे होंगे। फैटी एसिड्स भी हमारा क्या बना रहा है? जो आपका फैटी एसिड है वो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहा है। किससे बना रहा है? बीटा ऑक्सीडेशन से। प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं नेक्स्ट। प्रोटीन आपका अमीनो एसिड्स में टूटेगा, ठीक है, अमीनो एसिड्स फ्रॉम प्रोटीन्स टूटेगा, कन्वर्ट करेंगे हम पाइरुवेट में, ठीक है, किसमें का? पाइरुवेट में कन्वर्ट करेंगे। अब ये पाइरुवेट जैसे ही आपका अमीनो एसिड तोड़ करके पाइरुवेट बनेगा, फिर पाइरुवेट किस में चला जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम में, जो कि आपका सिट्रिक एसिड साइकिल का इंटरमीडिएट है। आपके ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। इंटर कन्वर्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट से फैट्स, एक्सेस ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड में जाता है, फिर ट्राइग्लिसराइड आपके एडिपोज टिश्यू में जाता है। फैट से कार्बोहाइड्रेट्स में टूटते हैं, फैटी एसिड्स आपके डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते हैं ग्लूकोज में, बल्कि ये ग्लिसरॉल में जाते हैं, फिर ग्लाइकोजेनेसिस करेंगे यानी ग्लूकोज का सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स में बन सकता है। अमीनो एसिड्स को हम यूज़ करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, जहाँ पे आपका ग्लूकोज बनता है, फिर ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम में आएगा, फिर एसिड का सिंथेसिस करता है। मेटाबॉलिक बैलेंस की अगर हम बात करें, तीनों के तीनों एसिटाइल कोएंजाइम में घुसेंगे, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए को बनाएंगे, फिर वो एसिड सिट्रिक एसिड साइकिल पूरा घुमाएगा, यानी कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए है। तो मेटाबॉलिक बैलेंस बनाने के लिए द बॉडी मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन दीज पाथवे बेस्ड ऑन एनर्जी नीड्स की जरूरत होगी, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी की जरूरत होगी, हार्मोनल रेगुलेशन की जरूरत होगी, उसके हिसाब से इन तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जब आप फास्ट रखते हो, स्टारवेशन या फिर फास्ट, हम एक ही बात करते हो, बॉडी जो होता है फैट को स्टोर कर लेता है और प्रोटीन को एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ कर लेता है। तो बॉडी जो जितना आप जब आप रोज़ा रहते हो या फिर आप फास्ट रहते हो, व्रत रहते हो, नवरात्र आते हैं, ठीक है, रमज़ान आते हैं, उस टाइम पे आप लोग क्या करते हो कि स्टारवेशन चल रहा होता है, आपका फास्ट चल रहा होता है। उस टाइम में आपकी बॉडी में जितनी प्रोटीन्स होंगे ना, वो एनर्जी, यानी जो आप चल रहे हो पूरे दिन, आपने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, पूरे दिन चल रहे होते हो, तो आपकी बॉडी में जितने बचे कुचे प्रोटीन्स होते हैं उसको यूज़ कर लिया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन में। बाकी जो स्टोर है ना वो आपकी बॉडी में वो फैट होता है। स्टारवेशन में आपके कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं यार। बाकी प्रोटीन्स आपके एनर्जी को यानी चलने फिरने में मदद करते हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑल नो, ठीक है।
नेक्स्ट 7th के बी में चलते हैं। एंजाइम आपको थेराप्यूटिक ड्रग टारगेट्स की तरह किस लिए हेल्पफुल होते हैं वो आपको बताना है। सो एंजाइम्स एज थेराप्यूटिक ड्रग टारगेट्स, एंजाइम आर क्रूशियल फॉर वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस करने में हेल्प होते हैं। देयर डिसरेगुलेशन ऑफन इम्प्लीकेटेड इन डिसीज, जब एंजाइम्स अपना काम नहीं कर पाती है, डिसरेगुलेशन होता है, फंक्शन कम हो जाता है, बेचारे एंजाइम भी तो कभी ना कभी कमज़ोर पड़ेंगे ना। अगर कमज़ोर पड़ गए हमारी बॉडी में एंजाइम तो हमें डिसीज़ होना के चांसेस हैं, ठीक है। दिस मेक देम अट्रैक्टिव टारगेट्स टू ड्रग लेवल डेवलपमेंट, तब हमें ड्रग टारगेट की जरूरत पड़ती है। ड्रग टारगेट एज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, स्पेसिफिसिटी बनाए रखता है हमारी बॉडी में। एंजाइम जो होता है हाई स्पेसिफिसिटी रखता है सबस्ट्रेट के लिए, ये मिनिमाइज करता है इफेक्ट ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन से, ठीक है। की रोल इन पाथवेज, एंजाइम आर ऑफन रेट लिमिटिंग स्टेप होता है मेटाबॉलिक पाथवे में करता है, आइडियल टारगेट बनाता है, ड्रग एबिलिटी, मैनी एंजाइम हैव वेल डिफाइंड एक्टिव साइट्स होती हैं जिनसे क्या होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल भी दूसरे इनिबिटर्स को रोक लेते हैं। डिसीज रिलेवेंस, यानी जब डिसफंक्शनल हो जाते हैं एंजाइम तो उनको बचाने, लाइक कैंसर हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गए, उनसे बचाने के लिए भी आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 को चल के देख लेते हैं, एक सेकेंड। एंड आई एम फीलिंग राइट, 2 क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट में देखना है जेनेटिक कोड क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। आपको बताना है एल्कोहलिक, बी पार्ट में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट में कैसे है, और लैक्टेट प्रोडक्शन जो हो रहा है आपके, ठीक है, मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में किस तरीके से वो सिमिलर है, वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए, so everyone let's see the answer, where is it। आई होप कि आपको सब समझ आ रहा होगा, बिकॉज जेनेटिक कोड क्या है, जेनेटिक कोड एक ऐसा सेट है जो डिटरमाइन करता है हाउ इन्फॉर्मेशन इनकोड किया जाता है डीएनए आरएनए के सीक्वेंस में, किस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर रहे हो, डीएनए से आरएनए, आरएनए से अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड से प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, बेसिकली हमें लास्ट में जो बनाना होता है प्रोटीन्स बनाना होता है। आप सबसे पहले डीएनए से डीएनए बनाते हो, दैट फिनोमेना इज नॉन एज रेप्लिकेशन। फिर आप क्या करते हो, डीएनए से आरएनए बनाते हो, वो भी आरएनए आपका मैसेंजर आरएनए होता है जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। फिर एमआरएनए से आप प्रोटीन बनाते हो, बेसिकली आप लास्ट में प्रोटीन बनाते हो, उस फिनोमेना को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन कहते हैं। एसेंशियली जो आपका कोड होता है जेनेटिक कोड वो ट्रिपलेट होता है, यानी कि ट्रिपलेट होता है, यानी 4 क्यूब में होता है प्रेजेंट, ठीक है। वेयर 3 कॉन्जिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक अमीनो एसिड्स के, ठीक है। द स्पेसिफिसिटी ऑफ 1 अमीनो एसिड, द जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, मीनिंग इट शेयर बाय ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म। यूनिवर्सल है यानी सारे के सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, सब में आपका शेयर किया जाएगा। सिग्निफिकेंस की बात करें तो जेनेटिक कोड के प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल है। जेनेटिक कोड जो होता है ब्लू प्रिंट देता है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो जाए। प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करता है। इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होता है, यानी कि इट इज़ फैसिलेट एक्यूरेट ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से आरएनए, आरएनए से अल्टीमेटली प्रोटीन में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करने में भी हेल्पफुल होता है आपके जेनेटिक कोड। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जानने के लिए कि आप किसके दादा के पोते के बेटे की चाची की बेटी हो, उसको जानने के लिए भी आपको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में जेनेटिक कोड की जरूरत पड़ती है। जेनेटिक कोड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को रिवील करता है उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, कि आप किससे पहले रिलेशन में थे, आपके दादा, परदादा, पोता, डीएनए आरएनए चेक करके, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। दैट इज जेनेटिक कोड। बी में आपको बताना है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन वर्सेस लैक्टेट प्रोडक्शन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट में, एंड लैक्टेट आपका, लैक्टेट जो बनता है वो मसल्स बनता है, दोनों में स्केलेटल मसल एंड एनारोबिक प्रोसेस होता है, ठीक है। एनारोबिक प्रोसेस यानी विदाउट ऑक्सीजन दोनों होता है, जहाँ पे एटीपी जनरेट होती है और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब ये एनारोबिक प्रोसेस है। यहाँ पे सिमिलरिटी क्या है एंड की डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। सिमिलरिटी देख लेते हैं सबसे पहले। बोथ अगर अंडर, सबसे पहला जो है सिमिलरिटी है कि दोनों के दोनों एनारोबिक कंडीशन में होता है। दोनों प्रोसेस आपके ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट होती है। जब ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बनेगा, कुछ पायरुवेट आपके लैक्टेट में जाएगा, दैट इज स्केलेटल मसल, कुछ पायरुवेट आपके ईस्ट में जाएगा जो कि इथेनॉल बनाने में हेल्पफुल होगा। तब आप देखो ग्लूकोज से पायरुवेट बनाओगे, दोनों में आपका NAD+ जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस से आया है, NAD+। अब डिफरेंस देखो, एंड प्रोडक्ट का डिफरेंस है। अल्कोहल फर्मेंटेशन में आपका इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लैक्टेट फर्मेंटेशन में आपका सिर्फ और सिर्फ लैक्टेट बनता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ना बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लैक्टेट फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। क्वेश्चन नीट में आया था, नीट नहीं, आई थिंक बीपीटी ऑफ जामिया के बीपीटी में आया था कि CO2 किस में नहीं बनता है, लैक्टेट फर्मेंटेशन में, ठीक है, पायरुवेट में, या फिर आपका ईस्ट में, या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, है ना, लैक्टेट फर्मेंटेशन। बहुत ज़्यादा इजी था। तो आपको पता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लैक्टेट फर्मेंटेशन में रिलीज नहीं होता। ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट में होता है, लैक्टेट फर्मेंटेशन स्केलेटल मसल में होता है।
मेटाबॉलिक पाथवे की अगर हम बात करें तो बोथ इन्वॉल्व ग्लाइकोलिसिस में आता है, पाथवे डिफर होता है, लेकिन बोथ रीजनरेट करते हैं NAD+ को सस्टेन करने के लिए, ठीक है। डिफरेंसेस वही है, सेम जो 2 बार आ गया, ठीक है। मेटाबॉलिक पाथवे में भी सब्सिक्वेंट पाथवे होता है। बोथ प्रोसेस रिप्रेजेंट जनरेट एटीपी जनरेट करेंगे, ऑक्सीजन लिमिटेड होगा, कंटिन्यू फंक्शन करेंगे सेल में अंडर चैलेंज कंडीशन, ठीक है। ये आपका हो गया पेपर डन। ये आपका पूरा पेपर है 24 का, ठीक है। मैंने सारा का सारा करा दिया है। आपको कोई भी डाउट होता है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है, सारी की सारी मुझसे शेयर कर सकते हैं। किसी को अगर PDF चाहिए तो मुझे मेरे टेली हैंडल पे मुझसे मिल सकते हैं आकर के डायरेक्ट @MissMedico 170, ठीक है। वहाँ पे मेरी DP लगी हुई है, ठीक है। उस DP में मैंने लैब कोट पहना हुआ है, तो आप उससे पहचान सकते हैं, ठीक है। तो MissMedico 170 पे अगर आपको चाहिए PDF तो आप मुझसे ले सकते हैं। एग्ज़ाम आपके बिल्कुल पास है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने है। एग्ज़ाम आपके 2 दिसंबर से आई थिंक, तो पहला पेपर जो है ना 2 दिसंबर को, अगर मैं बात करूं, अगर 1 दिसंबर को नहीं है किसी का तो 2 दिसंबर को आपका इसी का पेपर है, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ यानी केमिस्ट्री 149। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो आई होप कि आपको सारी के सारे मैं दिक्कतें सॉल्व कर दूँ। बाकी यार जो मैं इस साल नहीं लेकर आ पाई हूँ, लाइक आपका फिजिक्स और मैथ्स के लिए, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो मेरी कुछ हेल्थ इशू हो गई थी और आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो हम ट्राई करेंगे कि आपके जूनियर्स के लिए सारी चीज़ें लेकर आएँ, ठीक है, यानी कि लेक्चर्स, ठीक है, लेक्चर्स की मैं बात करूँ, बाकी PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं धमाका सीरीज़ यानी दिवाली धमाका सीरीज़ में, जो आज शाम को लॉन्च होने वाले हैं। उसको आप लोग देखिएगा और अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो है मैं लेकर आऊँगी आपके डेट शीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।